नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे इस वीडियो में मैं फैटी लिवर के बारे में बात करूँगा। फैटी लिवर के बारे में आजकल आप आए दिन अखबारों में, टीवी में, हर जगह सुनते होंगे और इसके बारे में मेरे भी अन्य 3 या 4 वीडियो हैं। तो क्या कारण है कि हम फैटी लिवर के बारे में इतने ज़्यादा चिंतित हैं? देखिए, सबसे प्रमुख कारण ये है कि फैटी लिवर, हमारे देश से एक स्टडी है कि अडल्ट्स में लगभग 35% अडल्ट्स को फैटी लिवर है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि बच्चों में ये संख्या अडल्ट से भी ज़्यादा है, यानी कि लगभग 38% है। तो हर 3 में से 1 आदमी फैटी लिवर से ग्रस्त है। फैटी लिवर के बारे में ग्रेजुअली जैसे जैसे शोध बढ़ा है, ये देखा गया है कि फैटी लिवर अब लिवर सिरोसिस का सबसे प्रमुख कारण है। ये अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी से ज़्यादा कॉमन है। फैटी लिवर, जब ये नाम 1980 में पहली बार दिया गया था, उससे लेकर के 2025 तक के बीच में, और खास करके पिछले 5 सालों में इसके नॉमेनक्लेचर में काफ़ी परिवर्तन किया गया है। तो पहले इसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहा करते थे और बीच में इसका नाम फिर मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ किया गया। और अब जो इसका फाइनल एक कंसेंसस, जो साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स के कंसेंसस में, इसका नाम मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज कर दिया गया, यानी कि MASLD। तो मैं अभी आपको इसमें 2 बातें बताऊंगा कि ये नाम क्यों चेंज हुआ और इसमें हमारे पास नई दवाइयां अब क्या आ रही हैं। MASLD इसलिए कहा जाता है क्योंकि फैटी लिवर जिनको भी होता है, तो पहली बात हम ये मान के चलते हैं कि वो शराब ना पी रहे हों या एक निश्चित मात्रा से कम पी रहे हों। और ये देखा गया है कि इस तरह का फैटी लिवर एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होना, डायबिटीज, वेस्ट सरकमफेरेंस, वो मोटापे का एक मार्कर हो गया, ये चीजें आती हैं। तो अगर किसी को भी कोई एक फैक्टर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हो और साथ में वो व्यक्ति के अल्ट्रासाउंड में फैट नजर आ रहा हो, तो इसको हम मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज कहते हैं, स्टीएटोटिक लिवर डिजीज कहते हैं, MASLD। तो साथ में अब इसमें जो परिवर्तन किया गया है कि अब एक नया टर्म बनाया गया जिसको कहते हैं स्टीएटोटिक लिवर डिजीज, क्योंकि अल्कोहल से भी प्रारंभिक जो नुकसान होता है वो लिवर में चर्बी भरने से होता है। तो अल्कोहल भी फैटी लिवर डिजीज कर सकता है और मोटापा भी फैटी लिवर डिजीज कर सकता है। तो इन चीजों के लिए एक कॉमन टर्म है जिसको कहते हैं स्टीएटोटिक लिवर डिजीज। और अब इसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया गया, जिसमें एक कैटेगरी MASLD है, जो लोग शराब एक निश्चित मात्रा नहीं पीते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो आते हैं जिसको कहते हैं MET-ALD। MET यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ALD यानी कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज, यानी कि ये व्यक्ति में मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी और ये अल्कोहल भी लेते हैं। और इसमें से शराब की मात्रा के अनुसार जो कम पीते हैं उनको प्रिडोमिनेंटली MET-ALD और या फिर प्रिडोमिनेंटली ALD कहा गया। और तीसरी कैटेगरी बनाई गई अल्कोहलिक लिवर डिजीज, चौथी फिर जेनेटिक डिजीजेज और फिर अननोन कारणों से। तो हम उनमें नहीं जाएंगे, हमारा मेन इंटरेस्ट MASLD में है। MASLD के बारे में सारी समस्या इसलिए है कि वो आगे चल के अगर 10% लोगों को भी इनमें से लिवर की सिग्निफिकेंट डिजीज होती है तो उनमें ये काफ़ी चिंताजनक चीज़ें पैदा कर सकता है, यानी कि लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर। जिस किसी का भी फाइब्रोस्कैन, चूंकि इसकी संख्या इतनी ज़्यादा है, तो हम उन व्यक्तियों को ढूंढते हैं जिनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस। और सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस को बताने के लिए जो टेस्ट होता है वो है फाइब्रोस्कैन। इसके बारे में मेरा डिटेल्ड वीडियो दूसरा भी है। फाइब्रोस्कैन की वैल्यू अगर 8 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि इसको दवा की ज़रूरत है, फार्माकोथेरेपी की। डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस बिल्कुल मूलभूत चीज़ें हैं। 80% लोग जिनको MASLD होगा या तो मोटे होंगे या डायबिटीज होगी। तो ट्रीटमेंट के तौर पे अभी जो नई दवाइयां आई हैं, इसमें डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा जो शुरू में 2010 में पहली स्टडी आई थी जिसमें इवियन यानी कि विटामिन ई, इवियन एक ब्रांड नेम है, विटामिन ई कई नाम से उपलब्ध है, और साथ में पायोग्लिटाजोन, एक ये डायबिटीज की दवा है, इसको PPAR अगोनिस्ट कहते हैं। इस ग्रुप के ड्रग्स को PPAR अगोनिस्ट्स। इस टर्म को आप समझ नहीं पाएंगे डिटेल में, और ज़्यादा उतना समझाने के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं होगा इस छोटे से वीडियो में। तो ये शुरू में ये दवाइयाँ आई और ग्रेजुअली फिर टाइम के साथ जब इतनी संख्या थी, रिसर्च के अंदर काफ़ी सारी दवाइयाँ आती गई और 2023 में फाइनली जो US FDA यानी कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी यूनाइटेड स्टेट्स की है, उसने एक दवा को मंजूरी दी जिसका नाम था रेज़ेमिट्रॉन।
रेज़ेमेट्रॉम जो दवा है अब ये हिंदुस्तान में भी उपलब्ध है। तो ये एक काफी कारगर उपलब्धि है इस चीज के ट्रीटमेंट के लिए, और देखा गया है कि ये लिवर से चर्बी को भी कम करती है और लिवर से फाइब्रोसिस यानी कि फैट के कारण जब लिवर में नुकसान हो रहा हो, लिवर सिरोसिस की ओर बढ़ रहा हो, उसको भी रोकती है। ये समझने की जरूरत है कि ये सारी चीजें करने के साथ साथ हमें डाइट और लाइफस्टाइल को मेंटेन करना भी जरूरी है। अब जो दूसरी कैटेगरीज की ड्रग जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं, वो आ रही हैं जिनको कहते हैं GLP-1 अगोनिस्ट्स। इसके बारे में जरूर आपने सुना होगा। GLP-1 अगोनिस्ट्स, इसमें 2 दवाइयां हैं, जिसमें एक को सीमाग्लूटाइड और दूसरी है दवा टिराज़ेपेटाइड। इसमें बहुत सारी दवाइयां हैं, मैं उन दवाइयों की बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी यूज में हैं और हमारे देश में भी अवेलेबल हैं। तो सीमाग्लूटाइड और टिराज़ेपेटाइड, ये 2 दवाइयां पहले डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए आई, फिर ओबेसिटी यानी कि मोटापा में, अगर आपको डायबिटीज नहीं है सिर्फ मोटापा है, उसमें भी दे सकते हैं। ये पहले गोलियों के रूप में थी सीमाग्लूटाइड, अब सीमाग्लूटाइड के इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं, ये वीगोवी के नाम से अवेलेबल है। और टिराज़ेपेटाइड का इंजेक्शन मूंजारो के नाम से अवेलेबल है, ये हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगाते हैं। इन दोनों से लगभग 15 से 20% बॉडी वेट का रिडक्शन होता है, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक कहा जाएगा। बाकी इसके साथ आप एक्सरसाइज भी करते हैं। इन दवाइयों का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि काम करने का तरीका सेंट्रल एपेटाइट, भूख को कम करना और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना होता है। और अब ये दवाइयाँ काफ़ी हद तक उम्मीद है कि जब मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है अगले कुछ महीनों के अंदर ही ये US FDA से भी अप्रूव हो फैटी लिवर के ट्रीटमेंट के लिए। तो समझने की जरूरत है कि जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं है और उनका वेट ज्यादा है, तो GLP-1 अगोनिस्ट उनके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। जिनको डायबिटीज नहीं है, वेट ज्यादा है, उनके लिए भी GLP-1 अगोनिस्ट बहुत अच्छा विकल्प है। कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर डायबिटीज नहीं और हम डायबिटीज की दवा ले लें जो ये करती है, क्या वो शुगर को कम कर देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। GLP-1 अगोनिस्ट के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो आज के टाइम में हम ये इवियन से शुरू हुए, पीपार एगोनिस्ट पर आए, बीच में एक बात रह गई, दूसरा पीपार एगोनिस्ट सैरोग्लिटाजार। सैरोग्लिटाजार इंडिया में काफी यूज होता है, ये बाइलिप्सा, लिपाग्लिन और अब 3-4 अन्य कंपनियां भी बनाती हैं। बट इसमें स्टडीज की कमी के कारण US FDA ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया है। अगर स्टडीज और रोबस्ट होती हैं और अच्छी होती है तो सैरोग्लिटाजार भी उपलब्ध हो जाएगी, जो है ऑलरेडी, इसके बारे में और ये मिलेगा। और आगे जो दूसरी दवाइयाँ FGF21 अगोनिस्ट, ये लिस्ट बड़ी लंबी है, हमें उनमें नहीं जाना चाहिए, हम उन दवाइयों की बात करेंगे जो जब अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज के टाइम में फैटी लिवर के फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर किसी का फाइब्रोस्कैन 8 से ज़्यादा हो, डाइट, एक्सरसाइज, शुगर कंट्रोल, इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो आदमी के शुगर कंट्रोल का लेवल, मोटापे का लेवल और दूसरी कोमॉर्बिडिटीज के लेवल को देखते हुए हम विटामिन E, सैरोग्लिटाजार, रेज़ेमेट्रॉम और GLP-1 अगोनिस्ट ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि ये दवाइयाँ लंबी यूज़ होती हैं, कई बार लाइफ लॉन्ग चल सकती हैं, तो इनके बारे में समझना और क्या बेहतर दवा है वो डिसाइड करने के लिए आपको एक अच्छे हेपेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और आने वाला समय जहाँ तक मुझे लगता है वो इस और बेहतर होगा और नई दवाइयाँ आएंगी। बट हम कुछ भी करें, जो बॉटम लाइन कहते हैं कि हमें अपनी जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है, खान पान का ध्यान देने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और अल्कोहल की मात्रा काफ़ी हद तक नियंत्रित करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।